हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्युत टेक्निकल्स। एसी थ्योरी की हमारी क्लास चल रही थी। आज की क्लास हमारी 12 है। दोस्तों, आज हम देखेंगे आरसी पैरेलल सर्किट और आरएलसी पैरेलल सर्किट के बारे में। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आरसी पैरेलल सर्किट। दोस्तों, हमने सीरीज सर्किट पढ़ चुके थे। हम आज आरसी पैरेलल सर्किट देखेंगे। तो पैरेलल सर्किट अगर हम बनाएं इसका, तो देखिए, अगर हम एक रेजिस्टेंस को कैपेसिटेंस के साथ पैरेलल में जोड़ करके उसको सप्लाई से कनेक्ट कर दें तो ये हमारा आरसी पैरेलल सर्किट कहलाता है। यहाँ पर हमने वी वोल्टेज अप्लाई किया और यहाँ रेजिस्टेंस पर जो हमें वोल्टेज प्राप्त होगी वो हम वी आर से डिनोट करेंगे। जो हमें कैपेसिटर पर मिलेगी वो वीसी से। इसी प्रकार हम करंट की बात करें तो करंट हमारा जो फ्लो होगा वो होगा आई, और वो अलग अलग ब्रांच में डिवाइड होगा। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो आई आर कहलाएगा, यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो आई सी कहलाएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि समांतर क्रम में जो वोल्टेज होता है वो प्रत्येक ब्रांच में या कहें प्रत्येक घटक पर इक्वली होता है और वो सप्लाई वोल्टेज के इक्वल होता है। यानी हम कहें तो यहाँ पर जो V है वो V इक्वल है VR के और वही इक्वल है VC के। यानी यहाँ पर VC में और यहाँ पर रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज होगा वो इक्वल होगा। इस सर्किट को मिलने वाली करंट की अगर हम बात करें तो इस सर्किट की जो करंट होती है वो करंट उसके रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो IR की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर XC की वैल्यू यानी रिएक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है तब वहाँ IC की वैल्यू जो है कम हो जाएगी। अगर हमको इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा IR इजिकल टू VYR, और IC के लिए IC इजिकल टू VYXC में कि पैरेलल सर्किट में संदर्भित राशि जो होती है वो वोल्टेज होती है। हमने सीरीज सर्किट में देखा था। सीरीज सर्किट में जो संदर्भित राशि होती थी वो हमारी करंट होती थी, क्योंकि करंट हर घटक पर इक्वली मिलती थी। यहाँ पर हमें वोल्टेज इक्वली मिल रहा है, इसलिए जो हमारा वोल्टेज है वो यहाँ पर संदर्भित राशि है। अगर हम वेक्टर डायग्राम इसका ड्रॉ करें तो वेक्टर डायग्राम कुछ इस तरह से होगा कि हमारा जो V है, हम जानते हैं V हमारा VR और VC इक्वल हैं, तो ये यहाँ पर इसी लाइन पर आ जाएंगे। और अगर हमारा रेजिस्टिव सर्किट है तो हमारी करंट यहाँ पर मिल जाएगी। इसी प्रकार अगर हम IC को देखें, अगर हमारा एक कैपेसिटिव सर्किट होता तो हमारी IC यहाँ पर होती है। अगर हम रिजल्टेंट करंट की बात करें, जो हमारा टोटल करंट जो मिलेगा इस पर, तो वो टोटल करंट जो है दोस्तों IC और IR की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो हमारा जो रिजल्टेंट करंट होगा जिसका हम वेक्टर योग करें, तो वेक्टर योग के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है I इजिकल टू IR स्क्वायर प्लस IC स्क्वायर का अंडरवुड। इसी तरह हमारा जो ये पावर फैक्टर होगा दोस्तों, ये पावर फैक्टर भी इन दोनों की वैल्यू पर ही डिपेंड करेगा। अगर हम यहाँ पर इम्पीडेंस निकालना है तो इम्पीडेंस के लिए हमारा फॉर्मूला होगा, यहाँ पर हम दो तरीके से इम्पीडेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो हमारा Z इजिकल टू हम लिख सकते हैं V अपॉन I। दूसरा फॉर्मूला जैसा कि हमने DC थ्योरी में भी पढ़ा था, R मल्टीप्लाई XC अपॉन R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर का अंडरवुड। ये इस तरीके से हम इम्पीडेंस निकाल सकते हैं। अगर हम पावर फैक्टर की बात करें, पावर फैक्टर यानी cos फाई, तो cos फाई के लिए हमारा फॉर्मूला होगा Z/R, और इसी तरह पावर के लिए हमारा फॉर्मूला होगा VI cos थीटा। दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है कि यदि C या F का मान बढ़ता है तो क्या होगा। तब क्या होगा, C यानी कि हमारा कैपेसिटर और F यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर बढ़ जाती है तब क्या होगा दोस्तों। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी यानी कैपेसिटिव करंट जो होगा वो भी उसका मान बढ़ जाएगा। हम जानते हैं कि जहाँ पर अवरोध कम होता है वहाँ पर करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है, और जहाँ पर अवरोध ज़्यादा होता है वहाँ पर करंट कम फ्लो होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, IC का मान बढ़ जाएगा, यानी जो हमारा सर्किट होगा वो कैपेसिटिव प्रकार का होगा और हमारा पावर फैक्टर यहाँ पर लीड करेगा। इसी तरह हम कहें कि अगर इस सर्किट में
आर की वैल्यू बढ़ा दी जाए, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दी जाए, तब क्या होगा, तो तब भी आई आर की वैल्यू हमारी कम हो जाएगी, यानी एक्सी का मान घटेगा, और एक्सी का मान घटेगा तो आईसी बढ़ेगा, और यह हमारा सर्किट जो है ये कैपेसिटिव होगा अधिक, और यहाँ भी हमारा पावर फैक्टर लीड करेगा। तो ये हमारा आरसी पैरेलल सर्किट है। अब हम देख लेते हैं आरएलसी पैरेलल सर्किट। आरएलसी पैरेलल सर्किट की बात करें दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर, एल और सी यानी कि रेजिस्टेंस, इंडक्टर और एक कैपेसिटर को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो ये हमारा आरएलसी सर्किट कहलाता है, और इसको हम एक सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी हमने आरएलसी से पैरेलल सर्किट में पढ़ा है कि जो पैरेलल सर्किट होता है उसमें वोल्टेज हमारे को प्रत्येक घटक पर इक्वली मिलता है, यानी जो हमारा यहाँ पर वी आर, वी एल और वी सी जो होगा वो वी के इक्विवेलेंट होगा जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है। अगर हम करंट की बात करें तो यहाँ पर हमें मिलने वाला करंट यानी आई आर, यहाँ पर मिलने वाला करंट आई एल और यहाँ पर मिलने वाला करंट आई सी, ये रेजिस्टेंस और दोनों रिएक्टेंस की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अगर हमें निकालना हो आई आर, तो आई आर के लिए हमारा फॉर्मूला होगा आई आर इजिकल टू वी वाई आर। आई एल के लिए हमारा फॉर्मूला होगा वी वाई एक्स एल यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस, और आई सी के लिए हमारा फॉर्मूला होगा वी अपॉन एक्स सी यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर हमें रिजल्टेंट करंट निकालना है तो रिजल्टेंट करंट का फॉर्मूला होगा हमारा I इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर टोटल अंडर रूट। इस तरीके से हम रिजल्टेंट I निकाल सकते हैं। अगर हम ये इम्पीडेंस निकालना है तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला हमारा वही होगा दोस्तों, Z इज इक्वल टू वी अपॉन आई। यहाँ पावर फैक्टर के लिए फॉर्मूला होगा हमारा कॉस फाई अपॉन जेड अपॉन आर, और ये पावर फैक्टर हमारा लैगिंग होगा या लीडिंग होगा, ये डिपेंड करेगा एक्सएल और एक्सी की वैल्यू पर। यदि एक्सएल हमारा एक्सी से अधिक है तब क्या होगा, जो हमारा आईएल की वैल्यू है, आईएल की वैल्यू आईसी से कम हो जाएगी, यानी हमारा जो सर्किट होगा वो कैपेसिटिव अधिक होगा, और कैपेसिटिव अधिक होगा तो हम जानते हैं कि जो हमारा कैपेसिटिव सर्किट होता है उसमें पावर फैक्टर हमारा लीड करता है। इसी प्रकार यदि हमारा एक्सी की वैल्यू एक्सएल से अधिक हो जाती है तो क्या होगा, तो हमारा जो इंडक्टिव करंट है उसकी वैल्यू कैपेसिटिव करंट से अधिक हो जाएगी, और हमारा जो सर्किट होगा वह इंडक्टिव प्रकार का होगा, और इंडक्टिव सर्किट में हम जानते हैं कि जो पावर फैक्टर है वो लैग करता है, तो पावर फैक्टर हमारा यहाँ पर लैगिंग होगा। तीसरी कंडीशन में दोस्तों कि अगर हमारा एक्सी और एक्सएल इक्वल हो जाते हैं तो हम जानते हैं कि अगर जो हमारा सर्किट है वो हमारा पूरा रजिस्टिव हो जाएगा, और प्योरली रजिस्टिव सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी होता है। अगर हम इसके वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करें तो हम इसके वेक्टर डायग्राम दो प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। पहली कंडीशन जब एक्सएल हमारा एक्सी से अधिक है, और दूसरी कंडीशन जब हमारा एक्सी एक्सएल से अधिक है। जब हमारा यहाँ पर हम वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो हमारा वेक्टर में जैसे हम जानते हैं यहाँ पर जो हमारी संदर्भित राशि होती है वो वोल्टेज होती है, तो V को हम स्थिर करते हुए तो हम देखेंगे कि हमारे जो IR है IR इसी पर आएगी, इसी लाइन पर। और अगर हमारा सर्किट का कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम है तो हमारा जो करंट होगा वो कैपेसिटिव करंट अधिक होगा इंडक्टिव करंट से, और इस कारण जो हमारा रिजल्टेंट करंट होगा वो कुछ इस तरह से आएगा। और अगर हम इसके अपोजिट बात करें कि हमारा जो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस से कम है, तब जो हमारा सर्किट है वो हमारा इंडक्टिव सर्किट होगा, और उस कंडीशन में जो हमारी रिजल्टेंट करंट होगी वो कुछ इस तरह से आएगी, जहाँ पर हमारा जो पावर फैक्टर है वो लैगिंग होगा। अगर क्वेश्चन कुछ यूँ पूछा जाए कि आरएलसी पैरेलल सर्किट में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, तो एक्सएल की वैल्यू बढ़ जाएगी, और जो हमारा सर्किट होगा वो कैपेसिटिव टाइप का होगा, और कैपेसिटिव सर्किट का हमारा पावर फैक्टर क्या होता है दोस्तों, वो लीड होता है, लीडिंग करता है ना। तो ये था हमारा आरएलसी पैरेलल सर्किट। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रेजोनेंस। तब तक के लिए थैंक यू।